गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित में। देखो, जैसे पिछली क्लास हमने कर ली थी घन और वर्ग की, अब आज अपन पढ़ेंगे जैसे वर्गमूल और घनमूल। तो देखो, वर्गमूल के लिए अपने पास में दो विधियां हैं, वैदिक गणित से वर्गमूल, वैदिक विधियों से वर्गमूल। ध्यान देना, वैदिक विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल पिछली क्लास में हमने वर्ग और घन पढ़ा था, अब आज अपन वर्गमूल और घनमूल पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक विधियों से वर्गमूल, देखो इसके भी दो मेथड हैं, दोनों में एक तो अपने भाग विधि है, दूसरी क्या है अपने पास में वर्ग द्वंद्व योग विधि है। देखिए, एक तो भाग विधि है, भाग विधि, और दूसरी अपन पढ़ेंगे द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? द्वंद्व योग विधि। क्वेश्चन होगा अपना एग्जाम में, क्वेश्चन होगा कि वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब उसमें दे देगा आपको या तो भाग विधि या फिर द्वंद्व योग विधि। चलो मैं दोनों विधियाँ क्लियर कर देता हूँ। एक अपन जैसे अपन कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अपना एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक उदाहरण है अपना 6889। इसका क्या करना है आपको? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 6889 का वर्गमूल है, मैं दोनों विधियों से ही क्लियर कर देता हूँ। ध्यान देना, इधर पहले अपन भाग विधि जो कि अपनी साधारण विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की, उससे भाग विधि की तरह पढ़ेंगे। चलो जी, ध्यान देना, जिस पहले अपन भाग विधि की तरह पढ़ लेते हैं। यहाँ से 6889 का वर्गमूल पढ़ रहे हैं। भाग विधि में क्या करते हैं अपन? इकाई के अंक की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं और फिर उनका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो देखो, इकाई के अंक की तरफ से एक 89 का जोड़ा बन गया और एक 68 का जोड़ा बन गया। समझ में आ रहा है ना सबके? ये अपन भाग विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन? भाग विधि। यह है अपनी भाग विधि। देखो जी, भाग विधि से 68 और 89 के दो जोड़े बना दिए हमने। अब इसमें जो तरीका है क्वेश्चन का यह है कि सबसे पहले इसके लिए एक ऐसी संख्या का चयन करो कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 68 आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आ जाए। तो ध्यान देना, वर्ग करना है मतलब कि उस संख्या का। तो देखो इधर, जैसे यहाँ लेते हैं अपने 4 5 6 ले रहे हैं, 7 8 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं अपन? 8 ले रहे हैं। 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? इसके नज़दीक संख्या 64 आएगी। 8 के बाद अगर 9 ले तो 9 9 81, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, वो सही नहीं है। तो कितना आएगा? यहाँ 8 आएगा। यहाँ 8 लेना है आपको और फिर उसको 8 से ही गुणा करना है जी। 8 से ही क्या करना है? गुणा करना है। और आपको यहाँ पे आंसर में भी 8 उतारना है। यहाँ 8 लिया और 8 से गुणा कर दिया। 8 × 8 कितना होता है? 64 होता है। यहाँ क्या करेंगे अपन? 64 उतार देंगे। अब 68 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? शेषफल 0,4। शेषफल कितना बचा? 0,4। अगला अंक, इसमें आगे की जो संख्या होती है वो जोड़े के रूप में ही यहाँ पूरी संख्या रिपीट कर दी जाती है, यानी उतार दी जाती है। तो यहाँ कितना उतारेंगे अपन? 89 उतार देंगे, यानी कि अगला पूरा जोड़ा ऐसे कैसे उतार देंगे। अब देखो, यहाँ इनके नीचे इनका क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। यहाँ इनको जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ 489 हो रहा है। अब सेम आगे भी वही प्रोसेस है, जैसे यहाँ 8 लिया 8 से गुणा किया, उसी प्रकार यहाँ भी एक ऐसी संख्या ले हो और उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 489 आ जाए या फिर उससे छोटी संख्या आ जाए। तो क्या ले? जैसे यहाँ 2 लेंगे तो 2 से भी छोटा रह जाएगा। 3 लेंगे तो 3 से शायद 489 हो जाएगा। 3 ले लो यहाँ और 3 से ही गुणा करो। 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 9 आएगा, 3 6 18 8 आएगा और 4 3 और 1 4 हो जाएगा जी। समझ में आया कि नहीं आया? 489 में से 489 घटाएंगे, अपना शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ इसके आगे 3 अंक उतारा तो यहाँ भी कितना उतारेंगे? 3, और अपना आंसर भी कितना होगा? 83 होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये थी अपनी भाग विधि। ध्यान दो दोबारा से, भाग विधि में दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े के लिए एक ऐसी संख्या लेकर उसी से गुणा करेंगे तो 64 आया। 64 से 0,4 शेषफल बचा, आगे का जोड़ा उतार दिया। 489 यहाँ इन दोनों का जोड़ कर देंगे और आगे की संख्या ऐसे लेनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर या तो ये संख्या आ जाए या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। तो पूरा पूरा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इस मतलब इसका पूरा पूरा मान कितना आ रहा है? 83 आ रहा है। अतः इसका सही आंसर कितना होगा? 83 होगा। समझ में आया होगा यहाँ तक? ये तो थी अपनी भाग विधि जो कि अपनी वर्गमूल निकालने की साधारण विधि है, बेसिक मेथड है। अब अपने पास में द्वंद्व योग विधि जो कि वैदिक गणित की एक विधि है, उस द्वंद्व योग विधि से भी मैं यही क्वेश्चन करके आपको यहाँ बोर्ड पर क्लियर करते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही जगह देखते हैं। ध्यान देना, वैदिक विधि से द्वंद्व योग विधि। देखो यहाँ से इस द्वंद्व योग विधि में और इसमें डिफरेंट क्या है, मुख्य अंतर क्या है, ये देखना आपको। इसको भाग की तरह यहाँ से प्रारूप लिखेंगे, इसका मेथड बन। यहाँ से देखो, ये जो 89 है और ये जो 68 है, यानी कि इसमें जोड़े कितने? 2 बन रहे।
इधर से पहला जोड़ा उठाकर कहाँ लिखते हैं, मध्य खंड में। बाकी इधर इकाई के अंक की तरफ चाहे कितने भी जोड़े, उन सभी जोड़े को कहाँ लिखे जाते हैं, तृतीय खंड में लिखे जाते हैं। उधर लिख देंगे तृतीय खंड में। अब देखो जैसे अपने यहाँ संख्या है 68 निवासी, इसमें पहला जोड़ा 68 का है और दूसरा जोड़ा निवासी का इधर तृतीय खंड में उतार देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबके। नेक्स्ट, यहाँ भागफल अंक आएंगे और यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट खंड है उसमें क्या आएगा, उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ से इस 68 के लिए ये देखना है कि कौन सी संख्या को इसका वर्ग करने पर या तो इसके नज़दीक पहुँच जाए या फिर इससे छोटी संख्या हो जाए। जैसे अभी हमने यहाँ 8 लिया, 8 को 8 से गुणा किया, 64 आया था। इसी प्रकार यहाँ भी यही देखना है कि 8 लेना है या 9 लेना है या 7 लेना है, कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 68 आए या फिर उससे छोटी संख्या, तो वही 8 आएगा। यहाँ अपन क्या लेंगे, 8 ले रहे हैं, ये 8 ले लिया। इस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, जो कि इसके नज़दीक की संख्या है। यहाँ जो पहला भागफल अंक आता है उसका 2 गुना कहाँ लिखा जाता है, मध्य खंड में। तो इसका 2 गुना, 8 का 2 गुना कितना होगा, 16 होगा। इस 8 का 2 गुना यानी कि 16 कहाँ लिखेंगे, प्रथम खंड में लिखेंगे जी। यहाँ तक भी क्लियर है सबके। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे। अब आप यहाँ संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं कि 68 में से क्या करेंगे अपन, 8 का घन घटाएंगे, 68 माइनस क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर। यहाँ आप संकेत के रूप में इनमें लिख भी सकते हैं। 68 में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना है बचेगा, यहाँ 0,4 शेषफल बचेगा। और भागफल कितना आया, 8 आ गया, यहाँ उतार दिया। अब शेषफल के रूप में जो 0,4 बचा उसको कहाँ लिखेंगे अपन, तृतीय खंड में लिखेंगे, यानी कि 8 से पहले लिखेंगे। ये 0,4 भी लिखा। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस 0,4 के आगे क्या करेंगे अपन, 8 उतारेंगे तो नया भाज्य कितना बनेगा, 48 बनेगा जी। नया भाज्य क्या बना अपना, 48। यहाँ लिखो आप लोग, नया भाज्य बराबर कितना है, 48 है। इसका संशोधित भाज्य भी कितना होगा, 48 ही होगा। नया भाज्य 48 है, संशोधित भाज्य भी 48 होगा। अब इस 48 में आपको भाग किसका करना है, 16 का भाग करना है। तो यहाँ संकेत में आप क्या लिखेंगे कि 48 में भाग किसका करना है, 16 का करना है, जिससे भागफल में तो क्या आ रहा है, भागफल। भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा वो यहाँ नीचे लिखेंगे। देखो जी कि यहाँ 16 का भाग दे रहे हैं जब अपन 48 में, तो 16 3 48, 3 बार गया ना, तो भागफल में तो 3 आया, शेषफल कितना होगा जी, 0 होगा। तो देखो यहाँ भागफल में जो 3 आ रहा है उसको तो यहाँ लिखेंगे और शेषफल में जो 0 आ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, इस 8 से आगे, जबकि 9 से पहले लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। इतना करने के बाद में अब लास्ट में नया भाज्य क्या बना, 0,9। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या, नया भाज्य। नया भाज्य क्या बन रहा है, 0,9 बन रहा है। इसके लिए अब नीचे क्या लिखना है आपको, अंतिम शेषफल निकालना है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अंतिम शेषफल। यहाँ लिखना होगा आपको अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल निकालने का तरीका भी क्या है, नया भाज्य है यानी कि नया भाज्य 0,9 है, उसमें माइनस क्या करना है, इस भागफल अंक का स्क्वायर करना है जी। क्या करना है, भागफल अंक का स्क्वायर, यानी कि 3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि अपना अंतिम शेषफल भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार इसका आंसर भी कितना आया, तो यहाँ से आया। ये तो था अपना द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालना और ये था अपना भाग विधि से वर्गमूल निकालना। दोनों से आंसर तैयार से आ रहा है। उत्तर की जांच करने के लिए आप तैयासी को तैयासी से इंटू कर सकते हैं। 6889 अगर आता है तो अपना आंसर सही है जी। समझ में आया होगा क्वेश्चन। दोनों विधियां मैंने एक साथ क्लियर करवाई हैं, अच्छी तरह ध्यान से देखो, इनको पढ़ो। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन द्वंद्व योग विधि का, फिर अपन पढ़ेंगे घनमूल। देखो अगला क्वेश्चन है अपना द्वंद्व योग विधि का। चलो जी अगला देखो द्वंद्व योग विधि। भाग विधि से जो कि साधारण विधि है आप सभी कर सकते हैं, लेकिन द्वंद्व योग विधि को आप ध्यान से समझना अच्छी तरह, एक वैदिक विधि है। देखो अगला उदाहरण ले लेते हैं अपन 38। एक और उदाहरण है अपना किताब का 38 93 76। इसका भी क्या करना है आपको, द्वंद्व योग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना सभी इधर, इसका वर्गमूल कैसे करेंगे द्वंद्व योग विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका ये फॉर्मेट बनाएंगे, ये इसका फॉर्मेट है साहब। अब देखो अभी मैंने क्या कहा कि इसमें 2-2 अंकों के जोड़े बना लिए जाते हैं। ये 2-2 अंकों के जोड़े बना दिए। क्या करते हैं, इस तरफ से फर्स्ट जोड़ा कहाँ लिखते हैं, मध्य खंड में लिखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जोड़ा 38 है, यहाँ उतार देते हैं। बाकी से सभी जोड़े कहाँ उतार दिए जाते हैं, तृतीय खंड में। तो यहाँ से 93 और 76 का जोड़े यहाँ उतार दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब रही बात फर्स्ट जोड़े को देखेंगे और फर्स्ट जोड़े के लिए एक ऐसी संख्या का चयन करेंगे
कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यानी कि उसका वर्ग करें, तो या तो 38 आ जाए या फिर 38 से छोटी संख्या आ जाए। बताओ क्या होगा। जैसे 38 के लिए अपना क्या अंक होगा, 6 होगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा जी। तो यहाँ तो क्या लिखेंगे अपन, 6 लिखेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 होगा, 36 को इसमें से घटाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप संकेत के रूप में, लिख भी सकते हैं संकेत के रूप में लिखेंगे अपन। यहाँ क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट जोड़ा 38 है, 38 में माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर, कितना बचेगा जी, शेषफल आएगा अपने पास में 0। तो समझ में आ रहा है ना, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल अंक को कहाँ उतारेंगे, आगे वाले खंड में उतार देंगे। अब देखो इधर जो पहला भागफल अंक आया 6, उसका मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, इसका 2 गुना कहाँ उतार देते हैं, फर्स्ट खंड में, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके, इसका 2 गुना यानी कि 12 यहाँ उतार दिया। अब 2 जो शेषफल बचा था उसको हमने यहाँ उतार दिया। अब नया भाज्य, नया भाज्य कितना बनेगा जी, 29। यहाँ लिखो नया भाज्य बराबर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। अब इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे तो भी 29 आएगा। इस नए भाज्य यानी संशोधित भाज्य 29 में क्या करना है आपको, इस 12 का भाग करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 29 भाग 12, यहाँ से भागफल और शेषफल आ जाएगा। भागफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है, आपको यहाँ लिखना होगा। तो देखो जब अपन 29 में 12 का भाग दे रहे हैं तो 29 में 12 का भाग करो जी, कितना आएगा, 12 दूनी 24, 2 बार जा रहे हैं ना, तो भागफल में तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो भागफल अंक तो यहाँ उतार देंगे 2, तो और शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। 29 में से 24 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 को कहाँ, 9 के आगे और 3 से पहले उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब सेम आगे वही प्रक्रिया दोहरानी है आपको। नया भाज्य 53 बनेगा, उससे संशोधित भाज्य निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग नया भाज्य, क्या लिखेंगे, नया भाज्य। नया भाज्य कितना बन रहा है अभी, 53। इस नए भाज्य से एक चीज और निकालते हैं, वो क्या होती है, संशोधित भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य के लिए क्या करना होगा आपको, इस नए भाज्य में से माइनस करना होगा इसका स्क्वायर। जो भागफल अंक है उसका क्या करता है, स्क्वायर माइनस करते हैं पहली बार के लिए। तो यहाँ से देखेंगे कि 53 है, इस 53 में से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 53 में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 49। अब इस संशोधित भाज्य 49 है, इस 49 में क्या करना है आपको, वही 12 का भाग करना है। तो यहाँ लिखो 49 भाग 12, जिससे भागफल क्या आता है और शेषफल क्या आता है, भागफल और शेषफल। ध्यान दो, 12 का भाग जब 49 में दे रहे हैं तो 12 या 36, 12 चौके 48, 4 बार जा रहे हैं, तो अपना भागफल अंक तो होगा 4 और शेषफल कितना बचेगा जी, 1। भागफल अंक को कहाँ उतारते हैं, यहाँ उतार देंगे। शेषफल अंक जो 1 बच रहा है उसको कहाँ, 3 से आगे जबकि 7 से पहले उतार दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा सबके। अब अपने पास में नया भाज्य क्या बना, 17। नया भाज्य क्या बना जी, 17। यहाँ लिखेंगे जी नया भाज्य बराबर क्या बना, 17 बन गया। इस नए भाज्य 17 से क्या निकालना होगा, फिर वही प्रक्रिया है, संशोधित भाज्य। कौन सा भाज्य, संशोधित भाज्य। ध्यान दो, इस 17 से संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, 17 माइनस क्या करेंगे, ध्यान देने की बात है। अब यहाँ अपने पास में क्या हो गए, ये भागफल अंक कितने हो गए, 2 हो गए। तो इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे और उनका 2 गुना, और इसमें से क्या कर देंगे, नए भाज्य में से घटा देंगे। तो यहाँ देखो सब नया भाज्य 17 है ना, 17 में से इन दोनों का गुणा और उसका 2 गुना, तो 2 × 4 और उनका 2 गुना, 2 से गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 17 में से इन दोनों अंकों का गुणा और 2 गुना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचा जी, 1 है। अब संशोधित भाज्य 1 है, इस 1 में क्या करना है आपको, यहाँ उतार कर इसके नीचे क्या निकालना है आपको, अंतिम शेषफल। क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो अपने वर्गमूल अंक भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, जो कि अपने पास आ चुके हैं। तो अब क्या निकालना आपको, अंतिम शेषफल। यहाँ लिखेंगे क्या आप, अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल कैसे निकालते हैं, अभी मैंने कहा कि जो अंतिम नया भाज्य है, नया भाज्य अंतिम क्या है, 16 है। इस 16 में से माइनस क्या करना है आपको, इस अंतिम भागफल अंक का क्या करना है, स्क्वायर घटाना है। तो 16 में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 0। अर्थात अपना ये भी क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। अतः अपना इसका वर्गमूल कितना आएगा, 624 आएगा। ये भी क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी द्विबंधी योग्य विधि से क्वेश्चन था। अच्छी तरह ध्यान से देखो और उतारो इसको। फिर पढ़ेंगे अपन घनमूल। वर्गमूल क्लियर है, दोनों विधियां बता दी है मैंने। अब पढ़ रहे हैं अपन घनमूल का एक क्वेश्चन। देखो जी, चलो जी घनमूल का भी एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ध्यान दो, घनमूल
क्वेश्चन होगा आपका वैदिक विधि से वर्गमूल की जगह क्या आएगा, घनमूल आ जाएगा। ध्यान देना सभी। चलो जी, वैदिक विधि से अब क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, घनमूल। घनमूल जैसे वर्गमूल पढ़ा उसी प्रकार घनमूल पढ़ेंगे। चलो जी, इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर के स्पष्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ध्यान देना सभी। जैसे अपना पहला कोई एग्जाम्पल है 849 278, संख्या है अपनी 123। 123 इसका क्या करना है आपको, घनमूल पढ़ना है। देखो जी, अब देखो घनमूल में क्या करना है आपको। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको अभी वर्गमूल बता दिया साहब। वर्गमूल में मैंने कहा कि दो दो अंकों की जोड़ी बनाए जाते हैं। सेम उसी प्रकार आपको इस घनमूल में क्या करना होगा, तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने होंगे। तो देखो इधर पहले यहाँ क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को रिपीट कर देंगे साहब। लिखो यहाँ से 849 278 और 123। अभी मैंने क्या कहा कि घनमूल के लिए तीन तीन अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं, जबकि वर्गमूल के लिए दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। देखो साहब, इकाई के अंक की तरफ से 3 अंक लिए और एक जोड़ा बना दिया, फिर 3 अंक लिए और जोड़ा बना दिया, फिर 3 अंक लिए और जोड़ा बना दिया। यहाँ तक भी क्लियर है सबके। अब देखो कि पहले जोड़े के लिए एक ऐसी संख्या लेते हैं जैसे वर्गमूल में लेते थे और उसको उसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी उसका वर्ग करते थे। अब की बार जो संख्या लेंगे उसका क्या करना है आपको, क्यूब करना है, यानी कि घन करना है। तो यहाँ एक ऐसी संख्या ले हो कि उसका क्यूब करने पर या तो 849 आ जाए या फिर 849 के नज़दीक की संख्या आ जाए। देखो ऐसी संख्या क्या हो सकती है। अब देखो इधर 849 या उसके नज़दीक की संख्या लेंगे। जैसे अपन ले रहे हैं यहाँ से 7 लेंगे, तो 7 का 7 7 49, 49 को 343 ही होता है। फिर 8 का 64 हो जाएगा 200, 8 से भी नहीं हो रहा है। 9 ले लेते हैं, देखिए 9 का लेकर के चेक कर लेते हैं। 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 और 8 9 72, यानी 729 हो रहा है। फिर 10 ले तो 10 का तो 1000 हो जाता है ना, 10 का कितना होता है 1000 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपन यहाँ अंक कौन सा ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं। देखो इधर 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 729, यानी कि अपना पहला अंक कितना होगा जी, 9 होगा। यहाँ क्या करना है आपको, 9 का क्यूब करके लिखना है और इसमें से क्या करना है आपको, घटाना है। क्या करना होता है, घटाना होता है। यहाँ क्या करना होता है, घटाना। अब ध्यान दो, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कितना है 729, 729 को क्या करेंगे आप इसमें से घटा देंगे। चलो जी, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। कितना बचा, 120। अब ध्यान देने की बात है कि जब अपन वर्गमूल कर रहे थे तो उसमें यहाँ से जोड़े को उतार देते, जबकि इसमें क्या करते हैं, एक अंकों को उतार लिया जाता है। तो अब अगला क्या होगा अपना, 2 होगा। अगला अंक 2 यहाँ उतार दिया। अब अपने पास में संख्या बन गई 1202। तो 1202 के लिए इसका हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना सभी बोर्ड पर है। इस जो पहली संख्या ली हमने और उसकी जो घात 3 है उसकी तो घटती हुई घात के रूप में चलेंगे। क्या लेंगे, घटती हुई घात लेंगे। जबकि यहाँ कोई नया अंक आएगा उसका क्या करना है आपको, बढ़ती हुई घात के रूप में लेकर चलना है। देखो इधर यहाँ से आपको लेना है 9 की घात 2। समझ में आ रहा होगा सबके, 9 की घात 2 ले लिया। इस 9 की घात 2 को भी 3 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना इधर जब यहाँ घात 3 है तो कोई 3 से गुणा नहीं करते। यदि घात 2 है या घात 1 है तो उसको हमेशा क्या करना है आपको, 3 से गुणा भी करना है। घटती हुई घात के रूप में यहाँ घात 2 आई, घात 2 आते इसको 3 से इंटू करेंगे। अगली बार जब एक घात आएगी उसको भी 3 से इंटू करेंगे। जब घात 3 हो यानी क्यूब हो तो उसके साथ हमेशा 3 से इंटू नहीं करते हैं। घात 2 और 1 के साथ हमेशा 3 से इंटू करते हैं। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा, 81 को क्या करना है आपको, 3 से गुणा करना है साहब। तो देखो इधर यहाँ से लिया हमने क्या, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 81 को क्या करना है आपको, 3 से इंटू करना है। 81 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8 24, यानी 243 आ गया। इस 243 को इसका सरलीकरण क्या हुआ, 243 हो गया। इस 243 को एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो 1202 आ जाए या फिर 1202 के नज़दीक की संख्या आ जाए। देखिए सोचो क्या आएगा, गुणा करके चेक करो। देखो इधर 243 आ रहा है। 243 को अपन क्या करते हैं, 4 से गुणा करके चेक करते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 आएगा, 4 चौक 16 और 1 17 आएगा
और 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा, यानी 972 आएगा। फिर इस 243 को अपन 5 से भी गुणा करके चेक करते हैं। 5 × 15 आएगा, 5 × 20 और 1 21, 5 दूनी 10, 10 और 2 1215 आ रहा है। देखिए इधर जब अपन 5 से गुणा करते हैं तो 5 से गुणा करने पर तो क्या आ रहा है, 1215 आ रहा है, जो कि ज़्यादा हो रही है संख्या, जबकि आनी चाहिए क्या, या तो कम या 1202 आनी चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ इसको 4 से इंटू करेंगे। 4 से इंटू करने पर अपना आंसर कितना आ रहा है, 972 आ रहा है। तो 972 को क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे और यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाया, यहाँ लिखना घटाया। समझ में आ रहा होगा सबके, 972। अब नया अंक क्या है अपने पास में, 4, जो कि कहाँ उतारेंगे, यहाँ आंसर में। नया अंक 4 आ गया, 4 को कहाँ उतार दिया हमने, आंसर में उतार दिया। अब ध्यान देना, यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 11 बचा, 11 में से 9 गया तो 230 हो गया साहब। अब हमने 2 तो उतार लिया था, अगला अंक क्या आएगा जी, 7 आएगा। तो अगला अंक अपन क्या करेंगे, यहाँ 7 उतार लेंगे। अब संख्या क्या बनी, 2307 बन गई। इस 2307 में क्या करना आपको, यहाँ इस 9 की घटती हुई घात लेकर चलनी है और इस 4 की बढ़ती हुई घात लेकर चलनी है और इसका सरलीकरण करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 9 की घटती हुई घात तो कितनी होगी, 1 घात होगी ना। 9 की यहाँ घात 1 लगाए तो भी 1 है, न लगाए तो भी 1 है। 9 की तो कितनी घात हो गई, 1 हो गई। अभी मैंने कहा कि 9 की घात 1 के साथ किससे गुणा करेंगे, 3 से भी गुणा करेंगे। तो 9 की 1 घात को 3 से भी गुणा कर दिया साहब। आगे देखना, 9 की 1 घात और उसको 3 से गुणा कर दिया, 9 × 27 आया। अभी मैंने कहा कि इस नए अंक की क्या करनी है, आपको बढ़ती हुई घातें लेकर चलनी है। तो 4 की घात 1 है, यहाँ कितनी हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। इसको सभी को गुणा करो, इन सभी को, और यहाँ इसके नीचे उतार कर क्या करना, आपको घटाना है। चलो ध्यान देना, 9 × 27, 27 को किससे गुणा करना है, आपको 16 से गुणा करना है। 27 को 4 का स्क्वायर यानी 16 से गुणा करना है। गुणा करो इसको, 7 × 6 = 42, 4 12 और 4 16, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 2 3 और 432। आंसर कितना है जी अपना, 432 आया। इस 432 को क्या करना है आपको, इसमें से घटाना है। यहाँ कितना आएगा, 432 आया गुणा करने पर। इस 432 को क्या करना है आपको, यहाँ घटाना है। तो 432 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ फिर वही 10 होगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ फिर कितना होगा, 2 जाएगा। तो 2 से 2 लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएगा। यहाँ 1 यानी कि 1875 बच गया। आगे वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, बार बार। 2 उतार लिया, 7 उतार लिया, अब की बार क्या उतारना है आपको, 8 उतारना है। समझ में आया कि नहीं आया, अब की बार क्या उतारेंगे, अगला अंक 8 उतारेंगे। अब अपनी संख्या क्या बन गई, 18,758 बन गई। तो देखो आगे मैंने क्या कहा कि वही 9 की घटती हुई घात चलेगी और 4 की बढ़ती हुई घात चलेगी। तो 9 की घटती हुई घात 0 हो जाएगी, 9 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। 4 की बढ़ती हुई घात कितनी हो जाएगी जी, 3 घात। अभी मैंने कहा कि 3 घात के साथ किसी से गुणा नहीं करेंगे, 3 वगैरह से। तो यहाँ 4 की बढ़ती हुई घात 3 हो गई। 4 की घात 3 का मान कितना होता है, 4 × 4 = 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 64 आएगा। 64 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। चलो जी, इसमें से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 15 दाई का 10 और 5 15, 15 में से 9 6 गया तो 9 बच जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि 18,694 अपना अगला अंक बच गया। इसके आगे भी क्या करना आपको, आगे वही प्रक्रिया दोहरानी है, आगे के अंक उतारते जाने हैं। तो अगला अंक उतारेंगे अपने, अगला अंक देखो, देखिए क्या उतारेंगे। अभी ध्यान दो, अगला अंक यहाँ अपन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना सभी, और इसको नोट भी करते जाना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सबके समझ में आया होगा। यहाँ 64 घटाने पर अपने पास में संख्या क्या बच रही है जी, 18,694 बच रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबके। इसके आगे का अंक देखो, 8 उतार दिया था, इसके आगे का अंक क्या उतारना है, अबे 1 उतारना है। कितना उतारना है जी, 1 उतारना है। यहाँ तक भी सबके समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो 4 की घात 3 तक कंप्लीट हो गया। तो आगे क्या करना है आपको, आपको आगे यहाँ करना है कि जो अपने भागफल में, जो आंसर में जो अंक आ रहे हैं, उन दोनों अंकों को लेना है और उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो इधर 2 अंक है अपने पास में, 9 और 4, दोनों अंकों को लेकर के क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी कि 9 और 4 ये ले लिया, 9 और 4, 9 और 4 लेकर के इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। 9 और 4 का स्क्वायर करना है। अभी मैंने कहा कि घात 2 आए, 3 के अलावा 2 या 1 घात आए तो उसको किससे गुणा करते हैं, 3 से। तो 94 की घात 2 और उसको घात गुणा 3 से करेंगे तो इंटू 3 हो गया, और इंटू करेंगे कोई नया अंक लेंगे यहाँ से। ध्यान दो, पहले तो इसका मान निकालो,
94 को 94 से गुणा करो और फिर उसको 3 से गुणा करो। देखिए करो गुणा कितना आता है, 94 का स्क्वायर कितना होता है, 94 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसको 3 से गुणा करेंगे। चलो जी करके देख लेते हैं। यहाँ इंटू करना, आप भी रफ कार्य में 94 इंटू 94 करना, 4 चौक 16 और 4 नाम 36 और 1 37, 4 नाम 36 और 9 9 81 और 3 84, यानी कि 6 13 और 8 और 8 कितना आया अपने पास में 8836 आया। इस 8836 को किससे गुणा करना है, आपको 3 से भी गुणा करना है। तो यहाँ इसको 3 से इंटू करो, इसको 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 36 18 आएगा, 3 3 9 और 1 10 आएगा, और यहाँ से 18 और 1 19 आएगा, सॉरी 8 3 24 24 और 1 25 5, और यहाँ 8 3 24 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26,508 हो जाएगा। इस 26,508 को यानी कि इसका जो मान आया उसको एक ऐसे नए अंक से गुणा करना है कि या तो इसके बराबर संख्या आ जाए या फिर उसके नज़दीक की संख्या आ जाए। तो इसको किससे गुणा करें, किसके नज़दीक की संख्या आ जाए, इसको अपन 7 से गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा इसके नज़दीक की संख्या आएगी कोई। यहाँ इसको किससे गुणा करें अपने 7 से। अब ध्यान देने की बात यह है कि नया अंक क्या आया 7 आया, तो जो नया अंक 7 आया उसको कहाँ करेंगे, उतारेंगे अपने उत्तर में उतार देंगे, यानी कि अपना यहाँ क्या हो गया 7 और आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबके। इसके आगे वही प्रक्रिया दोहरानी है, 94 की घटती हुई घात चलेगी, 7 की बढ़ती हुई घात चलेगी, इस प्रकार अपना क्वेश्चन हल होता जाएगा। अब देखो इसको 7 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा करने पर जो आएगा उसको क्या करेंगे इसके नीचे उतारेंगे और यहाँ गुणा में लिखेंगे। इसके नीचे यहाँ लिखो 7, 7 से गुणा करो, 7 तो 8 56 और 7 पंजे 35, 7 6 42 और 3 45, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 18 55 56 आएगा जी। यहाँ देखो कितना आएगा 18 55 और 56, इसके नीचे यहाँ उतारेंगे और क्या करेंगे जी माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबके। इसमें यहाँ से ये घटाएंगे तो यहाँ देखो 11 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा जी। आगे यहाँ कितना बचा 3 3, यानी 13 13 में से 15 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 13 हो गया, 13 में से 5 घटा दिया 8 हो गया। यहाँ बचा 8 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। कहने का मतलब कि कितना बचा 1385 बच गया। अगला अंक हमने 1 उतार लिया, इसके बाद में कितना उतारेंगे जी 2 और उतारेंगे। अगला अंक क्या किया हमने 2 उतार दिया। अब देखो इस 94 की तो घटती हुई घात यानी कि घात 1 हो जाएगी, एक घात के साथ भी इंटू किससे करेंगे 3 से इंटू करेंगे, और फिर यहाँ 7 की क्या होगी बढ़ती हुई घात यानी कि 7 की घात 2 से गुणा करेंगे। 94 को 3 से गुणा करो, जो आएगा उसको 7 की घात 2 यानी कि 49 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा 13,818 प्राप्त होगा। आप भी रफ कार्य में गुणा करके चेक करेंगे। करो देखें 94 को 3 से गुणा करो, जो आए उसको 49 से गुणा करके चेक करो कितना आता है। इस कॉल करने पर अपने आ रहा है 13,818। कितना आया 13,818 आ गया साहब। क्या करेंगे इसमें भी ये घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना, ये घटाएंगे यानी कि यहाँ से 13,818 घटाएंगे 13,852 में से, तो कितना बचेगा वो यहाँ घटाओ। यहाँ 12 हो गए, 12 में से 8 गए तो 4 बच गया, यहाँ भी 4 बच गया और यहाँ 0 0 0 हो गया, यानी कि क्या बचा अपने पास में 44 बच गया साहब। फिर क्या करना आपको अगला अंक, अगला अंक यानी कि 3 उतारना है। चलो जी अगला अंक हमने क्या किया यहाँ से 3 उतार दिया। अब अंक सभी कंप्लीट हो गए, यानी कि जो उतरने वाले अंक थे वो हमने सारे उतार दिए। यहाँ देखो एक बार दाई लिया, दाई का 10, 10 में से यानी 12, 12 में से 8 घटाए 4, यहाँ बचा 4 और यहाँ 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 4 बचेगा ना, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, यानी 34 बचेगा। 34 के बाद में हमने क्या किया अगला अंक 3 जो था वो उतार दिया। अब यहाँ अंक कंप्लीट हो गए, यानी कि यहाँ देखेंगे तो 94 की 1 घात यानी इसका मान 1 हो जाएगा। आगे यहाँ देखो 7 की बढ़ती हुई घात, 7 की बढ़ती हुई घात यानी कितनी होगी 3 होगी, घात 3 के साथ 3 से गुणा नहीं करते हैं, तो 7 की घात 3 को क्या करेंगे गुणा करके यहाँ से क्या करेंगे बाकी करेंगे। तो 7 की घात 3 यानी 7 का क्यूब भी कितना होता है 343 होता है, और अपना शेषफल क्या हो गया 0। शेषफल 0 होते ही कंप्लीट हो गया अपना, और अपना आंसर क्या होगा 947 होगा। आंसर कितना हुआ 947। देखो इधर 1 2 और 3 जोड़े बन रहे थे, इसलिए आंसर में भी कितने अंक आएंगे 3 ही अंक आएंगे, यानी कि अपना इसका हल क्या होगा 947। क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा।
आसान से आया है, ठीक है। ये अपना जो घनमूल का क्वेश्चन था वैदिक विधि से वो भी कंप्लीट है, पढ़ लिया होगा आपने। अब अपन बात करते हैं अगली प्रश्नावली की, उसमें 2 क्वेश्चन और बताने हैं, एक तो परावर्त योज्यते से और एक है अपना शून्य साम्य समुच्चय से। तो देखिए आगे वाली प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और लेकर अपन हल करते हैं। एक तो परावर्त योज्यते का अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा। ये था अपना घनमूल और वर्गमूल, जो कि मैंने दोनों आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं, क्लियर है। चलो जी, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और पढ़ते हैं अपन, इसके साथ फिर अपनी जो वैदिक गणित है वो क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आज। देखो एक तो है अपने पास में परावर्त्य योज्यते विधि, परावर्त्य योज्यते। देखो परावर्त्य योज्यते का अपन कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हल करते हैं। जैसे अपने पास में है 3x + 4, 3x + 4 बराबर है 5x - 4, 5x - 4। एक क्वेश्चन है अपने किताब का, इसमें परावर्त्य योज्यते, परावर्त्य योज्यते का मतलब है पक्षांतरण विधि से, जैसे अपन पढ़ते आए हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। हालांकि अपनी किताब में इनके कई सूत्र भी दे रखे हैं, आप सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साधारण तरीके से बता रहा हूँ, जो कि अपन उसको बोलते हैं पक्षांतरण विधि से। आ रहा है ना समझ में। देखिए परावर्त्य योज्यते यानी कि पक्षांतरण से, मैं यहाँ लिखूंगा पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। मैं साधारण तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। इधर ये 3x है, यानी कि पक्षांतरण का मतलब क्या है कि चर पद एक तरफ करेंगे और अचर पद एक तरफ करेंगे, यानी कि x के पद एक तरफ और बिना x के एक तरफ। तो देखिए यहाँ से 3x है, ये जो 5x है ये बराबर किस तरफ है, क्या करना है, चर पद दोनों एक तरफ करने हैं, तो बराबर किस तरफ पक्षांतरण करेंगे, किस में हो जाएगा, 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का हो गया। बराबर किस तरफ देखे तो यहाँ माइनस का 4 बच रहे हैं ना ऑलरेडी, यहाँ से जो प्लस का 4 है इसको भी अपन बराबर किस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस का 3x है और माइनस का कितना है 5x है, तो कितना बचेगा जी, माइनस का 2x बचेगा, बराबर के इस तरफ -4 और -4 कितना होगा जी, -8 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है। अब ध्यान देने की बात यह है कि अपने को मान x का निकालना है, तो बराबर के एक पक्ष में केवल और केवल x बचाना है। तो यहाँ देखो इस x के साथ 2 भी किस में है, इंटू में है -2, तो x बराबर क्या होगा, -8 है, यहाँ -2 होगा। x बराबर यानी -8 में -2 का भाग देंगे, माइनस में माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये अपना इसका आंसर होगा। ये अपनी परावर्त्य योज्यते विधि भी है। शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे शून्य साम्य समुच्चय विधि से। अगला जो अपना मेथड है वो है शून्य साम्य समुच्चय, शून्य साम्य समुच्चय, समुच्चय। देखो जी ध्यान देना सभी, इधर शून्य साम्य समुच्चय से अपन एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। जैसे इसका भी कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं किताब से। जैसे उसका क्वेश्चन है अपना 3x + 2, क्वेश्चन है जी 3x + 2 अपॉन 5x + 7। यहाँ लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो 2x + 4 और 2x + 1, यहाँ 4 है, बराबर किस तरफ है, 2x + 1 और 2x + 2, 2x + 1 और 2x + 4। ध्यान देना, एक क्वेश्चन अपना किताब का ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सभी ध्यान दो। दोबारा से शून्य साम्य समुच्चय है, यानी कि समान समुच्चय शून्य के बराबर होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि समान समुच्चय होने पर उनके बस शून्य के बराबर रखा जाता है। देखो जी 2x + 4 अपॉन 2x + 1 बराबर किस तरफ है, 2x + 1 अपॉन 2x + 4। इसको अपने हल किससे करना है, शून्य साम्य समुच्चय से करना है। तो ध्यान देना सभी का, इधर आंसर हल करता है अपन। देखो जी इस शून्य साम्य समुच्चय में एक और भी है कि या तो उसके अंशों का योग और हरों का योग बराबर हो, तो उन्हें भी क्या कर दिया जाता है, शून्य के बराबर कर दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे शून्य साम्य समुच्चय का अर्थ क्या है, यानी कि अंशों व हरों का योग, अंशों व हरों का योग बराबर होने पर,
बराबर होने पर उनका मान शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। यह अपना शून्य साम्य समुच्चयित है। ध्यान देना, शून्य साम्य समुच्चयित का अर्थ क्या है? अंशों व हरों का योग, आपस में अंशों का योग व हरों का योग बराबर हो तो उनका मान क्या होता है? शून्य के बराबर हो जाता है। देखिए जी, पहले अपन क्या करते हैं? अंशों का योग कर लेते हैं। यहाँ लिखो अंशों का योग। अंशों का योग करेंगे तो अंशों का योग है अपने पास में 2x + 4 और प्लस करेंगे इसमें 2x + 1, इधर वाला अंश। दोनों को जोड़ो, 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, 4x + 5 हुआ। इसी प्रकार क्या करना है आपको? हरों का भी योग करना है। यहाँ लिखो हरों का योग। हरों का योग करें तो हरों का योग हो रहा है अपने पास में 2x + 1, इसमें प्लस करना है वही 2x + 4, यानी कि इसमें भी क्या आएगा? वही आएगा। क्या आ रहे हैं? 4x + 5 आ रहे हैं। अब ध्यान दो, अंशों व हरों का योग दोनों का समान है तो शून्य साम्य समुच्चयित क्या कह रहा है कि उनका मान अगर समान है तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन का क्या होगा? अर्थात ध्यान देना कि 4x + 5 दोनों का जो मान है वो क्या है? बराबर है। इसलिए इसको क्या करेंगे अपन? शून्य के बराबर करेंगे और यहाँ से पक्षांतरण करके x का मान निकालना होगा। यहाँ से देखेंगे कि 4x बराबर क्या होगा जी? -5 हो रहा है ना, 4x बराबर -5 है। यहाँ देखेंगे कि x के साथ 4 किस में गुणा में है तो बराबर किस तरफ होगा? तो भाग में हो जाएगा और x बराबर क्या होगा? -5/4। अर्थात x का मान क्या आएगा? -5/4 रहेगा। इसी के साथ अपनी जो वैदिक गणित की पहली प्रश्नावली है, 4-5 नंबर की प्रश्नावली है, वो कंप्लीट होती है। अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन दूसरी प्रश्नावली जो कि अपनी संख्या पद्धति वाली प्रश्नावली है। तो शायद वैदिक गणित की कंप्लीट हो गई है प्रश्नावली। इसको अच्छी तरह आप जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करना, निकालना। फिर भी कोई समस्या है तो इसके अलावा और क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।